हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो इसके हमने प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के 6 पार्ट कंप्लीट कर रहे थे। आज हम 7वां पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। तो 6 पार्ट तक हमने सारा कुछ देख लिया था। प्री टेंशनिंग क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। तो पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी स्टेजेस देखेंगे, कौन कौन सी स्टेजेस होती है पोस्ट टेंशनिंग की, ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। सबसे पहले हमारे पास इसमें अनलाइक प्री टेंशनिंग द टेंडन्स आर पुल्ड विद द रिएक्शन एक्टिंग अगेंस्ट द hardened concrete. If the ducts are filled with grout, then it is known as bonded post tensioning, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जैसे कि प्री टेंशनिंग में होता है हमारे पास अनलाइक प्री टेंशनिंग के अलावा वगैरह टेंडेंस आर पुल्ड विद द रिएक्शन एक्टिंग अगेंस्ट द हार्डन कंक्रीट, ठीक है। तो पोस्ट टेंशनिंग में जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी, हम हार्डन कंक्रीट में हम करते हैं जो टेंडेंस को पुल करते हैं वो कंक्रीट हार्ड होने के बाद ही हम टेंडेंस को पुल करते हैं, ठीक है। तो टेंडन क्या होता है, इसको कैसे पुल किया जाता है, ये मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में समझा दिया है। तो आप उनको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। If the ducts are filled with grout, then it is known as bonded post tensioning, ठीक है। अगर जो डक्ट्स बचते हैं, जो डक्ट्स हैं उसको हम फिल करेंगे ग्राउट से, तो उसे हम कहते हैं बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग, बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, द ग्राउट इज ए नीड सीमेंट पेस्ट और ए सेंड सीमेंट मोटार, ठीक है। तो जो ग्राउट हम यूज करेंगे वो या तो हमारे पास सीमेंट पेस्ट होगी, ठीक है, सिंपली सीमेंट पेस्ट दैट मीन सीमेंट प्लस वाटर, या फिर हमारे पास सैंड सीमेंट मोटार होगी, सैंड सीमेंट मोटार होगी, ठीक है, सैंड सीमेंट प्लस वाटर कंटेनिंग सूटेबल एडमिक्सचर। तो सूटेबल एडमिक्सचर भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। In unbounded post tensioning, as the name suggests, the ducts are never grouted and the tendon is held in tension solely by the end anchorages, ठीक है। तो जो हमारे पास हम बात करें अनबाउंडेड पोस्ट टेंशनिंग की, अनबाउंडेड पोस्ट टेंशनिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो डक्ट्स हैं आर नेवर ग्राउटेड, जो डक्ट्स हैं उनकी हम ग्राउटिंग नहीं करते, उनको हम फिल नहीं करते। एंड द टेंडन्स आर हेल्ड इन टेंशन, जो भी टेंडन्स है उसको टेंशन में ही रखा जाता है, हेल्ड इन टेंशन सोली बाय द एंड एनकरेजेस, ठीक है। एंड एनकरेजेस के साथ उसको क्या किया जाता है, टेंशन में ही रखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। The following sketches shows a schematic representation of a grout post-tensioned member. The profile of the duct depends on the support condition, ठीक है। तो जो इसका जो प्रोफाइल है वो किस पे डिपेंड करता है, सपोर्ट कंडीशन पे। सपोर्ट की जो कंडीशन है वो क्या है, मतलब सिंपली सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड मेंबर द डक्ट हैज ए सैगिंग प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड मेंबर की, अगर हमारे पास मेंबर जो है सिंपली सपोर्टेड है तो उसका जो प्रोफाइल होगा डक्ट का, द डक्ट हैज ए सैगिंग प्रोफाइल, डक्ट का हमारे पास सैगिंग प्रोफाइल होगा, ठीक है, बिटवीन द एंड्स, ठीक है। For a continuous member, the duct sags in the span and hogs over the support, ठीक है। तो अगर हम continuous member की बात करें, हमने बात की सिंपली सपोर्ट मेंबर की, अगर हम बात करते हैं continuous member की, तो continuous member में जो duct होगा वो sag करेगा, कहाँ पे, स्पैन पे, और हॉग करेगा कहाँ पे, ओवर द सपोर्ट पे, जहाँ पे सपोर्ट होगी वहां पे हॉगिंग होगी, ठीक है। The various stages of the post-tensioning operation are summarized as follows. तो कौन कौन सी stages है हमारे पास post tensioning में, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेज है कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की कास्टिंग होगी। सेकंड है हमारे पास से प्लेसमेंट ऑफ टेंडेंस, टेंडेंस हम प्लेस करेंगे। टेंडेंस मैंने पीछे आपको दिखाए हैं क्या होता है।
थर्ड हमारे पास है प्लेसमेंट ऑफ द एंकरेज ब्लॉक एंड जैक। फोर्थ हमारे पास है अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडेंस। फिफ्थ हमारे पास है सीटिंग ऑफ द वेजेस। देन सिक्स्थ हमारे पास है कटिंग ऑफ द टेंडेंस। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस हैं पोस्ट टेंशनिंग की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आगे हम और भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं पोस्ट टेंशनिंग की वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास है द रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग एज कंपेयर टू प्री टेंशनिंग। ठीक है, मतलब प्री टेंशनिंग के मुकाबले में पोस्ट टेंशनिंग के एडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या है हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास एडवांटेज है इट इज सूटेबल फॉर हैवी कास्ट इन प्लेस मेंबर्स। ठीक है, तो हैवी कास्ट इन प्लेस मेंबर्स को, अगर हमने हैवी मेंबर्स को कास्ट करना है प्लेस पे, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं पोस्ट टेंशनिंग को। देन द वेटिंग पीरियड इन द कास्टिंग बेड इज लेस। ठीक है, जो वेटिंग पीरियड है, मतलब कास्ट करने का जो वेटिंग पीरियड है कास्टिंग बेड पे, वो लेस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट टेंशनिंग की। द ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसमिशन लेंथ। ठीक है, तो जो ट्रांसफर है प्री स्ट्रेस का, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लेंथ। ठीक है, ट्रांसमिशन लेंथ से कोई भी इसका लेना देना नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, तो पोस्ट टेंशनिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, वो हम देख लेते हैं। The relative disadvantages of post tensioning as compared to pre tensioning is the requirement of anchorage device and grouting equipment। ठीक है, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है एंकरेज डिवाइस की, ठीक है, इसमें एंकरेज डिवाइस हमारे पास लगता है, एंकरेज डिवाइस इसमें लगता है और ग्राउटिंग इक्विपमेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर होगी, आपको पता चल गया होगा कि एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिवाइसेस। कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं हमारे पास पोस्ट टेंशनिंग में, तो हम देख लेते हैं, डिवाइसेस की बात करते हैं पोस्ट टेंशनिंग के। तो पोस्ट टेंशनिंग हमारे पास डिवाइसेस यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कास्टिंग बेड। सेकंड हमारे पास है मोल्ड और शटरिंग। थर्ड हमारे पास है डक्ट्स। फोर्थ हमारे पास है एंकरिंग डिवाइसेस एंड फिफ्थ हमारे पास है जैक्स। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस हमारे पास यूज होते हैं पोस्ट टेंशनिंग में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। तो प्री स्ट्रेस में जो लॉसेस होते हैं उसके बारे में हमारे पास टॉपिक है। द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाइड टू द मेंबर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई की जाती है मेंबर पे, वो कांस्टेंट नहीं रहती, बट डिक्रीजेस विद द पासेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम पास करता है, वो जो प्री स्ट्रेस है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, डिक्रीजेस विद द पासेज ऑफ द टाइम, टाइम पास होने के साथ साथ वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। द अमाउंट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स विच गेट्स रिड्यूस्ड विद द पासेज ऑफ टाइम इज नोन एज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। ठीक है, तो जो स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो स्ट्रेस पासेज ऑफ टाइम के हिसाब से, उसे आप बोलते हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। ठीक है, a loss of pre-stress will affect the stress distribution on the section of the member. The loss of pre-stress may vary from 15 to 20% of the initial pre-stressing force। ठीक है, तो जो लॉस है pre-stress का वो कितना आता है, may vary from 15 to 20%, मतलब 15 से 20% जो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स होती है उससे कम होती है, मतलब जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, ठीक है, उससे कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर इनिशियली हमारे पास 100 प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, तो बाद में वो 15 या 20% कम हो जाएगी, दैट मीन्स 20 कम हो जाएगी, 80 ही रह जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लॉस इन प्री स्ट्रेस क्या होता है। Loss of pre-stress loss of pre-stress is 18% to 20% in pre-tensioning system। अगर हम बात करें प्री टेंशनिंग सिस्टम में, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कितना होता है, 18 से 20%। ठीक है, किसमें, प्री टेंशनिंग सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 15 to 18% हमारे पास लॉस होता है पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में। दैट मीन जो लॉस है
वो किस में कम हो रहा है, प्री स्ट्रेस लॉस किस में कम हो रहा है, पोस्ट टेंशनिंग में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास प्री टेंशनिंग में था 18 से 20% और पोस्ट टेंशनिंग की बात करें तो इसमें 15 से 18% है। It is therefore necessary to estimate the probable loss of pre-stress that may be occurred in the pre-stressed member. Loss of pre-stress may take place in a pre-stressed concrete member due to many reasons। ठीक है, तो बहुत सारे reasons हैं उसके, हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काजेज फॉर द लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस, जैसे कि हमने बात की, इसके बहुत सारे रीजंस हैं तो वही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो वही टॉपिक हमारे पास है, काजेज फॉर द लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस। कौन कौन से काजेज है जिससे प्री-स्ट्रेस जो है लॉस होती है, दैट मीन्स जो फोर्स इनिशियली होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस होती है वो हम देख लेते हैं, उसके क्या क्या काजेज हैं। फर्स्ट हमारे पास है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यूरिंग द टेंशनिंग प्रोसेस। ठीक है, टेंशनिंग प्रोसेस में जो लॉस होता है प्री स्ट्रेस का वो हम देख लेते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है प्री स्ट्रेस में वो हम देख लेते हैं। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमेशा कुछ फ्रिक्शन रहता है इन द जैकिंग एंकरिंग सिस्टम। ठीक है, कहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास रहता है, jacking anchoring system and on the walls of the ducts. The actual stress on tendons is less than what is indicated by the pressure gauge। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लॉस अकर्स ओनली इन द पोस्ट टेंशन मेंबर। तो ये जो लॉस है किसमें अकर करता है, पोस्ट टेंशन मेंबर में अकर करता है। द मेजर लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन अकर बिटवीन द टेंडन्स एंड इट्स सराउंडिंग मटेरियल, दैट मींस डक्ट और स्पेस। द लॉसेस आर ड्यू टू लेंथ एंड कर्वेचर इफेक्ट। तो लॉसेस जो इसमें होते हैं किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू लेंथ एंड कर्वेचर इफेक्ट। लेंथ और कर्वेचर इफेक्ट से इसमें लॉसेस आ जाते हैं। लेंथ इफेक्ट मींस फ्रिक्शन met with in a straight tendon due to slight imperfection of the duct। curvature effect is due to the curved ducts। ठीक है, तो जो भी हमारे पास है जो लेंथ इफेक्ट होता है मीन से इसका मतलब हो गया कि जो फ्रिक्शन है वो मिला हुआ किसके साथ, met with a straight tendon। ठीक है, met with a straight tendon due to the slight imperfection of the duct। और कर्वेचर इफेक्ट जो है हमारे पास इज ड्यू टू द कर्व्ड डक्ट्स। ठीक है, कर्व्ड डक्ट्स के कारण कर्वेचर इफेक्ट आया हुआ है हमारे पास। To reduce the loss due to friction, cables can be lubricated। ठीक है, तो फ्रिक्शन लॉस को अगर हमने कम करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे केबल्स को। ठीक है, केबल्स कैन बी lubricated। मेटल ट्यूब्स में भी प्रोवाइड एट एंड्स। ठीक है, मेटल ट्यूब्स को हम एंड पे प्रोवाइड कर देंगे। एंड स्ट्रेस में बी अप्लाइड फ्रॉम बोथ हैंड्स, और स्ट्रेस को हम बोथ हैंड्स पे अप्लाई करेंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो लॉसेस से इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन आर शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट आर शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, इसमें हम देख लेते हैं। दिस लॉस टेक्स प्लेस ओनली इन प्री टेंशन मेंबर्स। ठीक है, तो ये ओनली किस में होता है, प्री टेंशन मेंबर में होता है। ठीक है, ये लॉस जो होता है किसमें, प्री टेंशन मेंबर में ही होता है। When pre-stress is transferred to concrete, elastic stress and strain are induced it. Due to this, strains are induced it. Due to this, the concrete member gets shortened along with shortening of steel, thereby reducing the pre-stress in steel। तो pre-stress क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी steel में। ठीक है, the loss due to elastic shortening of the concrete may range from 3 to 6%। तो जो इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉस होता है वो 3 से 6% होता है। इन प्री टेंशन मेंबर में, प्री टेंशन मेंबर में 3 से 6% लॉस होता है। और पोस्ट टेंशन मेंबर की बात करें तो 4% लॉस हमारे पास होता है पोस्ट टेंशन मेंबर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में लग गया होगा कि हमारे पास जो लॉस होता है ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो क्या होता है, ये आपको पता चल गया होगा। वो प्री टेंशन में कितना लॉस होता है और पोस्ट टेंशन मेंबर में कितना लॉस होता है वो भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट लॉस हमारे पास लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट जो श्रिंक करता है उसकी वजह से भी लॉस होता है, वो हम देख लेते हैं।
श्रिंकेज इन कंक्रीट इज इट्स ए कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू ड्राइंग, ठीक है। तो श्रिंकेज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है कंक्रीट में ड्राई होने के बाद, मतलब जो सूखता है कंक्रीट उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज। एंड केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस जो आती हैं कंक्रीट में उसे हम श्रिंकेज बोलते हैं। तो वो जो हमारे पास लॉस होता है श्रिंकेज की वजह से कंक्रीट में, वो हम देखते हैं। इट इज डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो वो जो डिपेंड करता है हमारे पास श्रिंकेज, वो क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी हमने वाटर में यूज की है। टाइप ऑफ एग्रीगेट, कौन से टाइप का एग्रीगेट हमने यूज किया है। उसके बाद सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो उस पर भी डिपेंड करता है श्रिंकेज, ठीक है। Loss of pre-stress due to shrinkage of concrete may range between 4 to 6% in post-tension member। तो अगर हम बात करते हैं श्रिंकेज के लॉस की, तो 4 से 6% लॉस होता है पोस्ट टेंशन मेंबर में, और 3 से 4% लॉस होता है हमारे पास प्री टेंशन मेंबर में, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा, हमारे पास जो लॉस होता है ड्यू टू श्रिंकेज आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट लॉस है हमारे पास लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ठीक है। तो इसकी हम बात करें लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील की। अंडर कांस्टेंट स्ट्रेन देयर इज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। तो कांस्टेंट स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, लॉस होगा स्ट्रेस में। देयर इज अ लॉस इन स्ट्रेस इन स्टील व्हिच इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जो लॉस होगा स्ट्रेस में उसे हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट स्ट्रेन की वजह से लॉस होगी स्ट्रेस स्टील में, उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। द अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, लास्ट ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। Loss of pre-stress due to relaxation of steel amounts to 2 to 8% of the initial stress, ठीक है। तो जो प्री स्ट्रेस की वजह से लॉस होता है 2 से 8% होता है आपका इनिशियल स्ट्रेस का। मतलब जो जितनी इनिशियल स्ट्रेस थी, मान लो इनिशियल स्ट्रेस 100 थी, तो इसमें लॉस कितना होगा, 2 से 8%। 2% भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, और 8% भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, ठीक है। लास्ट ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, तो हम देख लेते हैं। क्रीप इज ए टाइम डिपेंडेंट फॉर्मेशन है विच टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, और इट मे बी डिफाइंड एज शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट ड्यू टू कंटिन्यूड कंप्रेशन इन कंक्रीट, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये पीछे भी देखा था क्रीप इन कंक्रीट, तो ये क्या होता है, ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्मेशन है, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो जो स्ट्रेस की वजह से होता है, स्ट्रेस पड़ रही है, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें कंक्रीट में क्या आ जाते हैं, कुछ मतलब कंक्रीट जो है अपना खराब होने लगती है, वैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इट में भी डिफाइंड एज शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट ड्यू टू कंटिन्यूड कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट। अमाउंट ऑफ क्रीप शॉर्टनिंग is in concrete may be several times its initial elastic shortening, ठीक है। तो loss due to creep of concrete, ये भी आपको पता चल गया होगा। प्री-टेंशन मेंबर एक्सपीरियंसेस मोर लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप। जो प्री-टेंशन मेंबर्स हैं उसमें जो क्रीप लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। प्री-टेंशन मेंबर एक्सपीरियंसेस मोर लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। जो भी क्रीप की वजह से जो हमारे पास लॉस होगा प्री-स्ट्रेस में, वो प्री-टेंशन मेंबर में ज़्यादा होगा, ठीक है। देन पोस्ट टेंशन मेंबर, पोस्ट टेंशन मेंबर के मुकाबले में प्री-टेंशन मेंबर में लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ज़्यादा होगा, ठीक है। Because transfer of pre-stressing generally takes place earlier in pre-stressed pre-tension members. Loss of pre-stress due to creep of concrete amounts से 5 to 10%। तो जो creep की वजह से लॉस होता है pre-stress में, वो 5 से 10% होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस ड्यू टू स्लिपेज ऑफ टेंडेंस एंड एंकरेज सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारे पास लॉस होता है स्लिपेज ऑफ टेंडन, अगर टेंडन स्लिप कर जाए या फिर एंकरेज सिस्टम स्लिप कर जाए, तो जो उससे लॉस होता है वो हम देख लेते हैं। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड व्हेन द जैक्स आर रिलीज्ड, ठीक है। तो जो हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो ट्रांसफर होती है जब हम जैक्स को रिलीज करते हैं। ड्यू टू दिस ए
स्लाइट लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस अकर ड्यू टू स्लीपेज, ठीक है। तो इसकी वजह से एक हमारे पास स्लाइट लॉस करता है, स्लाइट एक लॉस होता है फ्री स्ट्रेस में ड्यू टू स्लीपेज ऑफ टेंडन के कारण, ठीक है। तो जो टेंडन स्लिप करते हैं उसकी वजह से लॉस होता है, और एंड एनकरेज सिस्टम की वजह से लॉस होता है। दिस स्लिपेज जनरली वेरीज फ्रॉम 2 to 5 mm। तो जो ये स्लिपेज होता है ये कितना होता है, 2 से 5 mm के बीच में स्लिपेज होता है। लॉन्गर द लेंथ ऑफ टेंडन लेसर विल बी द परसेंटेज लॉस। तो जितने लॉन्गर हमारे पास टेंडन होंगे उतना जो लॉस होगा लेसर होगा हमारे पास, ठीक है। बट द शॉर्ट टेंडन लेंथ दिस वैल्यू में ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास शॉर्ट टेंडन है, शॉर्ट टेंडन लेंथ है, तो ये जो वैल्यू है इसकी जो लॉस है हमारे पास स्लिपेज लॉस ये ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाता है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो आप मेरे को कमेंट में ये चीज़ भी बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक अच्छा नहीं लगा, कमेंट में ये भी बताएं, और ताकि मैं आपके लिए जो आगे वाला जो भी टॉपिक ले आ सकूं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।